पॉइंट प्लेजेंट वेस्ट वर्जीनिया का शहर अपने निवासियों को एक ऐसा परिदृश्य प्रदान करता है जिसे एक 17वीं शताब्दी के खोजकर्ता द्वारा फ्रांस के लिए दावा किया गया था। एक नामांकित युद्ध स्थल जिसे कई लोग क्रांतिकारी युद्ध की पहली लड़ाई मानते हैं, और एक द्विपाद मानव जैसे पतंगे जैसी प्राणी जिसकी चमकती हुई आंखें हैं। इनमें से अंतिम स्थानीय खजाना निश्चित रूप से असाधारण है। प्रेम पूर्वक मॉथमैन के रूप में उपनामित यह प्राणी स्थानीय उपस्थितियों से राष्ट्रीय मंच तक पहुंच गया है, जो पिछले 20 वर्षों के क्रिप्टिड पुनरुद्धार का एक प्रमुख हिस्सा बन गया। क्रिप्टिड्स वे प्राणी जिनके अस्तित्व की पुष्टि नहीं की गई है, जैसे बिगफुट और द लॉच नेस मॉन्स्टर संयुक्त राज्य अमेरिका और दुनिया भर में लोक कथाओं में पाए जाते हैं। क्रिप्टिड वापसी न केवल बाहरी लोगों के जीवन में रोमांचक रहस्य लाती, बल्कि पॉइंट प्लेजेंट जैसे शहरों के निवासियों में स्थान के प्रति गर्व को भी बढ़ावा देती। प्रतिस्पर्धी सिद्धांतों के अनुसार यह 15 नवंबर 1966 को था, जब मॉथमैन या तो नर्क की गहराई से या अंतरिक्ष के उच्च क्षेत्रों से उभरा। रोजर और लिंडा स्कारबरी और स्टीव और मैरी मालेरेट स्टेट रूट 62 पर परित्यक्त राष्ट्रीय गार्ड आर्मरी भवन और बिजली संयंत्र के पास गाड़ी चला रहे थे जब उन्होंने 6 से 7 फीट ऊंचे एक डरावनी आकृति को देखा। हेडलाइट्स में विशाल आंखें चमकती हुई लाल रंग की थी। आतंक फैल गया। रोजर, कार का ड्राइवर, शहर की ओर तेजी से भागा, लेकिन प्राणी ने पीछा किया। इन पहले प्रत्यक्षदर्शी खातों के अनुसार चीज एक हेलीकॉप्टर की तरह ऊपर उठी। हालांकि पावर प्लांट पर उन्होंने इसे अकुशल धावक के रूप में देखा। यह ग्लाइडिंग में उत्कृष्ट था, आसानी से कार के साथ 100 मील प्रति घंटे की रफ्तार से चलते हुए भी कदम मिलाते हुए। प्राणी की शुरुआत ने शहर को हिलाकर रख दिया, जिससे अगले दिन पॉइंट प्लेजेंट रजिस्ट्री में एक अनिश्चित शीर्षक बना। जोड़े ने आदमी के आकार का पक्षी प्राणी कुछ देखा। छोटे शहर की एक क्रोधित भीड़ बनाने की पारंपरिक प्रवृत्ति बढ़ गई। कई रातों तक जिज्ञासु शहरवासियों ने पिचफोर्क और मशालों की बजाय शिकार राइफलों को अपना पसंदीदा हथियार बना लिया। इस प्रारंभिक संपर्क के साथ और लिखित रिपोर्टों के अनुसार मॉथमैन पॉइंट प्लेजेंट और आसपास के क्षेत्रों में अजीब दिखावे और घटनाओं की एक मेजबान के लिए जिम्मेदार होगा। घरों के बाहर छिपकर कारों का पीछा करते हुए और पालतू कुत्तों को चुराते हुए। कुत्ते चुराना जिस दिन मॉथमैन ने युगल की कार के ऊपर अपने चमड़े के पंख फैलाए थे, संभवतः उसने वेस्ट वर्जीनिया के सेलम में न्यूवेल पार्ट्रिज के घर पर एक स्टॉप लिया था। यह खाता जॉन कील की पुस्तक द मॉथमैन प्रोफेसीज में वर्णित है। एक जर्मन शेफर्ड नामक बैंडिट के बारे में बताता है, जो 2 चमकते लाल वृत्तों के बाद जंगल में भाग गया। पार्ट्रिज का कहना है कि उसने बैंडिट की तलाश की, लेकिन उसे केवल गोलाकार पंजों के निशान और फिर गायब होते हुए मिले। हम कभी नहीं जान पाएंगे कि क्या यह मॉथमैन की कहानी का वास्तविक जन्म था। 2 चमकते वृत्त मॉथमैन नहीं बना सकते, लेकिन बैंडिट की कहानी स्कारबरी की करीबी मुठभेड़ की डरावनी कहानी के बिना कभी सामने नहीं आती। एथेंस ओहियो मैसेंजर की पत्रकार मैरी हायर पॉइंट प्लेजेंट के उत्तरी पड़ोसियों के लिए स्थानीय समाचार स्रोत ने इन अजीब दिखावे और मुठभेड़ों को कवर करते हुए खुद को पाया। उनका पहला लेख, जिसका शीर्षक था विंगर रेड आई थिंग चिजिच पॉइंट प्लेजेंट कपल्स अक्रॉस काउंसाइड, बिना देरी के 16 नवंबर 1966 को प्रकाशित हुआ।
उन्होंने बड़े न्यूयॉर्क के पैरानॉर्मल पत्रकार जॉन कील के साथ मिलकर उनके पहले उल्लेखित काम द मॉथमैन प्रोफेसीज के लिए काम किया। अजीब घटनाओं का यह गैर काल्पनिक रिकॉर्ड और इसके बाद की 2002 की फिल्म जिसमें रिचर्ड गैरे ने अभिनय किया था, मॉथमैन और वेस्ट वर्जीनिया के शहर को राष्ट्रीय मंच पर ले जाई। लेकिन फिल्म के प्रीमियर के समय तक पॉइंट प्लेजेंट ने खुद मॉथमैन को सीधे दृष्टि से खो दिया था। दिसंबर 1967 में सिल्वर ब्रिज के घातक पतन के बाद से प्राणी ने निचले स्तर पर रखा था। बहुत से लोगों ने पतन से ठीक पहले एक कथित दृश्य में कोई संबंध नहीं देखा, जबकि कुछ ने मॉथमैन को कयामत के अशुभ संकेतक के रूप में देखा। तब से मॉथमैन ने खुद को अलग रखा है। हाल तक 2019 में शिकागो में एक उड़ते हुए पतंगे जैसी प्राणी की फोटो ने अलौकिक प्राणी की पागलपन को बढ़ा दिया। लेकिन जब वह एक बार फिर राष्ट्रीय समाचार में आता है, एनपीआर की पूछताछ का शीर्षक था द केस ऑफ द शिकागो मॉथमैन। अज्ञात और अपुष्ट प्रेमियों को याद रखना चाहिए कि उसकी जड़ें कहाँ हैं और जहां उसकी समानता की 12 फीट ऊंची मूर्ति बॉब रोच द्वारा खड़ी है पॉइंट प्लेजेंट। मॉथमैन की कहानी से कोई भी छोटे शहरों के गहरे जंगलों और कम यात्रा वाले सड़कों के घर में पले बढ़े नायकों के महत्व को सीख सकते। 2006 में जेफ वाम्सली, एक पॉइंट प्लेजेंट निवासी जिसने कहानियों को सुनते हुए बड़े हुए, उनके पिता ने राष्ट्रीय गार्ड आर्मरी में काम किया, ने मॉथमैन संग्रहालय खोला जिसमें उन्होंने सभी संग्रह सामग्री को प्रदर्शित किया। संग्रह में विभिन्न देखावों से पुलिस रिपोर्ट और गवाहों के बयान शामिल हैं। हालांकि वह सिर्फ 6 साल के थे जब मॉथमैन ने पहली बार पॉइंट प्लेजेंट के लोगों को चौंकाया था। वाम्सली ने मॉथमैन प्रेस के माध्यम से इस विषय पर 2 पुस्तकें जारी की, मॉथमैन फैक्ट्स बिहाइंड 2001 में और मॉथमैन बिहाइंड 2005 में। वाम्सली का संग्रहालय मॉथमैन का इतिहास प्रदान करता है और एक वार्षिक उत्सव का आयोजन करता है जिसकी उपस्थिति प्रत्येक वर्ष बढ़ती जाती है। यदि महामारी के लिए नहीं होता तो वाम्सली का अनुमान है कि 2020 में पॉइंट प्लेजेंट एक बार फिर से 15,000 से अधिक की भीड़ का स्वागत करेगा, जो कि 5,000 से कम निवासियों वाले शहर के लिए एक जबरदस्त इन्फ्लुक्स है। मॉथमैन टी शर्ट स्थानीय कैफे कुकीज और एचसी की दुकानों में अपना रास्ता ढूंढता है। मुझे लगता है कि मॉथमैन की कहानी कालातीत है, वाम्सली कहते हैं। यह कभी भी पूरी तरह से हल नहीं किया गया है या यह साबित नहीं हुआ है कि ये लोग क्या देख रहे थे। लोग यहाँ खुद देखने और अपनी जांच करने के लिए आते हैं, अपनी खुद की राय बनाने के लिए। हर किसी का अपना सिद्धांत होता है। यह शहर के इतिहास का एक हिस्सा है। न्यायदानो वेस्ट वर्जीनिया विश्वविद्यालय में अंग्रेजी की सहयोगी प्रोफेसर रोजमेरी हैथवे क्रिप्टिड मैनिया के पुनरुद्धार को पुनर्जागरण के रूप में परिभाषित करती हैं। मॉथमैन की वापसी के दिल में और उनके वेस्ट वर्जीनिया क्रिप्टिड समकालीनों जैसे शीपस्क्वैच और फ्लैटवुड्स मॉन्स्टर छोटे शहर के निवासियों द्वारा और उनके लिए पारंपरिक कहानी कहने की एक बुलबुलाती भावना और गर्व की पुनरुत्थान है। ऐतिहासिक रूप से वेस्ट वर्जीनिया की पहचान बाहरी लोगों द्वारा इसके निष्कर्षण उद्योग से परिभाषित की गई। यदि वे वेस्ट वर्जीनिया के बारे में जानते हैं तो उनके पास रूढ़ियां होती हैं। कलेटस, द स्लैक जॉर्ज योकर और एक खनिक, हैथवे कहती हैं, 2 वेस्ट वर्जीनिया मूल निवासियों और वो स्नातकों की बेटी। अपनी किंवदंतियों को बाहरी लोगों से परिचित कराते हुए उन्होंने वित्तीय लाभ के लिए एक लाभप्रद पकड़ बनाई है
और पर्यटकों को शिक्षित और संलग्न करने का एक नया तरीका आविष्कार किया। एक लोक कथाकार और शिक्षक के रूप में हैथवे कहानियों की सांस्कृतिक महत्वपूर्णता और रूढ़ियों के बीच असंगति पर ध्यान देती है। जैसे मॉथमैन। वेस्ट वर्जीनिया में निश्चित रूप से एक लंबी कहानी कहने की परंपरा है और मुझे लगता है कि यह ऐतिहासिक रूप से 2 लाइनों के साथ चलती है। या तो यह लंबी कहानियां हैं या भूत कहानियों और अलौकिक और अजीब चीजों की एक लंबी परंपरा है जो जंगल में हो रही है। इस प्रकार की चीजें मेरा मानना है कि क्रिप्टिड कहानियां भूत कहानियों के अधिक आधुनिक संस्करण है। वंडर हैथवे के अनुसार भूत कहानियां और जंगल में अजीब चीजें चेतावनी कहानियों के रूप में मौजूद हैं और कुछ मामलों में प्राकृतिक दुनिया के लिए छोटे शहर के लोगों के सम्मान के संकेतक के रूप में। जॉर्ज मेसन विश्वविद्यालय में लोक कथा पढ़ाने वाली किम स्ट्राइकर का मानना है कि यह अलौकिक रुचि समाज में तब उभरती है जब एक विकर्षण की आवश्यकता होती है। पिछले 20 वर्षों ने, वह कहती है, रोजमर्रा की जिंदगी के लिए अभूतपूर्व चुनौतियां प्रस्तुत की हैं और महान राजनीतिक और सामाजिक उथल-पुथल के समय में मॉथमैन जैसी कहानियां अत्यधिक स्वागत योग्य होती है। लोग इतिहास में बुराई की तलाश करते हैं ताकि एक तरह से खुद को डरावनी या भयानक घटनाओं से टीका लगा सके। स्ट्राइकर बताती हैं, डार्क टूरिज्म के आकर्षण को समझाते हुए या क्यों लोग जानबूझकर उन जगहों पर छुट्टियां बिताते हैं जो अलौकिक घटनाओं या सच्चे अपराधों से जुड़ी हैं। हैथवे मानती है कि मॉथमैन जैसी कहानियां दिखाती है कि वेस्ट वर्जीनिया में कुछ मूल्यवान है और अजीब घटनाओं का फायदा उठाने के लिए छोटे शहर के लोगों की प्रशंसा करती है। इन क्रिप्टिड्स के साथ पैसा बनाने लायक है और मुझे खुशी है कि वे ऐसा कर रहे हैं। पॉइंट प्लेजेंट अंधेरे पर्यटन के लिए एक प्रमुख गंतव्य बन गया है। जैसा कि कई स्थानीय लोग बताते हैं, मॉथमैन की कहानी कथित दिखावे से परे चली जाती है, जिसमें मैन इन ब्लैक बाहरी जीवन रूपों और साजिश सिद्धांतों का उल्लेख होता है। पर्यटकों अनोखे प्राणी के रहस्य को सुलझाने और पॉइंट प्लेजेंट के डाउनटाउन जिले के संग्रहालय, दुकानों और कैफे से विशेष मॉथमैन स्मृति चिन्ह, हस्तशिल्प और पेस्ट्री घर ले जाने का मौका दिया जाता है, जबकि बाहरी लोग मॉथमैन के अस्तित्व के बारे में सिद्धांत बनाते हैं। पॉइंट प्लेजेंट के निवासी जैसे वाम्सली पूरी तरह से प्रसिद्ध क्रिप्टिड में डूब जाते हैं, इसे अपने गृहनगर की समृद्ध ऐतिहासिक धरोहर के साथ मानते हैं। यह पॉइंट प्लेजेंट के समृद्ध नदी और सांस्कृतिक इतिहास से आगंतुकों को परिचित कराने का एक शानदार तरीका भी है। मुख्य सड़क पर कई अनोखी दुकानें और मॉथमैन अनुभव में जोड़े जाने वाली कुछ दिलचस्प जगहें और चीजें देखने के लिए वे कहते हैं। वेस्ट वर्जीनिया की गुफाएं, पहाड़ और होलर कोई रूढ़िवाद नहीं है। वे कथाओं और अलौकिक अमेरिकी लोक कथाओं में निवास करने वाले दिलचस्प पात्रों को समेटे हुए हैं और सच्चा हो या नहीं, कोई भी क्रिप्टिड्स में समृद्ध अर्थ खोज सकता है जो हमें उनकी कहानियां सुनाने के लिए लुभाते हैं। हमारे भय भी इस प्रक्रिया को खिलाते हैं। जब एक बच्चा जमीन पर क्रॉस लेग्ड बैठकर सुनता है कि उसे कभी परित्यक्त बिजली संयंत्र में क्यों नहीं जाना चाहिए, तो इस बात को घर लाने का बेहतर तरीका क्या एक विशाल उड़ते पतंगे जैसे प्राणी? और जैसे ही वही बच्चे उदासीन किशोरों, फिर युवा वयस्कों, अनुभवी मनुष्यों में बढ़ते हैं और स्वयं बड़े कहानीकारों में बदलते हैं। मॉथमैन जैसी किंवदंतियां प्रामाणिक एपलाचियन उच्चारण में सुनाई जाती, पहचान, स्मृति और स्थान के स्रोत के रूप में काम करती, जबकि मॉथमैन सबसे मनाए जाने वाले क्रिप्टिड्स में से एक है। आइए कहें कि एपलाचियन क्रिप्टिड पुनर्जागरण के माइकल एंजेलो वेस्ट वर्जीनिया के छोटे शहरों में
असंख्य किंवदंतियां हैं, या शायद अन्य स्थानों के पाठकों को अपने गृह नगर की लोक कथाओं और किंवदंतियों की याद दिलाई जा सकती, तो इसे पूरे अमेरिका में छोटे शहरों की डरावनी कहानियों के लिए एक श्रद्धांजलि के रूप में लें। सेलम की चुड़ैलों से लेकर जर्सी डेविल से लेकर लॉरोना तक, ऐतिहासिक या चेतावनी कहानियों तक, स्वर्गदूतों या राक्षसों तक, उन्हें सार्थक, यहाँ तक कि मान्यतादायक और रहस्यमय से उत्सर्जित प्राकृतिक आकर्षण में स्नान करने दें।